और आज 11th का टॉपिक पढ़ाने का बारी है जिसमें न्यूटन्स लॉ पढ़ा रहे हैं। न्यूटन्स लॉ में आई थिंक कितना लेक्चर पढ़ा दिए? चौथा लेक्चर हो गया। आज न्यूटन्स लॉ का चौथा लेक्चर है ना। तो फोर्थ लेक्चर में हम लोग आपको आज पढ़ाने वाले हैं क्या? लास्ट डे हम लोग इक्विलिब्रियम पर बेस्ड सवाल कर रहे थे और हम बोले थे ना कि आना 1 और 2। लोग हमसे कोई सवाल पूछा भी है पर हम देख लें तो हॉटस्पॉट यहाँ का वाईफाई एक बार टेलीग्राम खोल के दो तो टेलीग्राम में बच्चा मैसेज किया हमको देखो वाला लाओ ना। एनएलएम का डाउट इरोडोव 0.12 क्वेश्चन नंबर 8 एन डीपीपी 2 निकालो तो एनएलएम का देखें। निकाल दो ना फिर। पूछा है डीपी का है भाई। डीपीपी क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? डीपीपी 2 क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखें। अरे कि सर्कस परफॉर्मर ऑफ वेट W is walking along a high wire as shown. The tension in the wire क्या होगा वायर में? देखो जो सर्कस परफॉर्मर है आप देखते हैं ना कि सर्कस में क्या है और इस पर एक तो कह रहा है कि इसका वेट क्या इसमें इसमें टेंशन कितना डेवलप। अगर हम बात करें टेंशन फ्री बॉडी डायग्राम बना आदमी खड़ा है ऐसे रस्सी में टेंशन कितना डेवलप होगा टी हल्का सा टिल्ट हुआ है। हल्का सा टिल्ट हुआ है मतलब क्या बहुत क्या क्या है वेरी स्मॉल। बोलिए का कंपोनेंट इधर देखो टी साइन थीटा का भी इधर टी साइन साइन थीटा बराबर डब्ल्यू और टी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई साइन। बोलिए थीटा बहुत छोटा है थीटा बहुत छोटा है तो साइन बहुत छोटा यानी साइन थीटा बहुत स्मॉल होगा। बहुत स्मॉल क्वांटिटी भाग दे बहुत स्मॉल क्वांटिटी से डिवाइड कर दिए ज्यादा हो गया ना। क्या हो गया बहुत ज्यादा हो ऐसे देख और तो ऐसे समझोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। डब्ल्यू बाई टी इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा बहुत छोटा है यानी वेरी वेरी लेस देन 1 एक से बहुत छोटा यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं डब्ल्यू वेरी वेरी लेस देन टी यानी टी डब्ल्यू से बहुत बड़ा है। आंसर क्या होगा इज मच मोर देन डब्ल्यू। आंसर होगा डी मच एंड डब्ल्यू। ठीक है और कोई सवाल तो कोई पूछा नहीं है हैं बता दी और कुछ नहीं था।
और कोई बच्चा कुछ नहीं पूछा है तो भाई चलते हैं। हम तो आपके सवाल का इंतज़ार करते रहते हैं, हमसे पढ़ रहा है, हम ऐसे ही अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। 1-2 बच्चा कभी-कभी सवाल पूछता है, बाकी तो कुछ पूछता नहीं है। लेकिन फिर भी अपना काम किए जा रहे हैं और आपके सवाल का इंतज़ार रहता है हमको, कि आप सवाल पूछें। चलिए खैर, आप पढ़ा रहे थे? क्या अपना लाइव कहाँ लास्ट अभी है? 4 छोड़ दो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं आज। आगे बढ़ते हैं। हेलो सर, सर ये डीपीपी कहाँ से प्रोवाइड होगा? भाई आप ग्रुप जॉइन करिए, कि आपको पेंटर्स एयर ऑनलाइन क्लास पटना का टेलीग्राम पे ग्रुप है, ज्वाइन करिए, आपको सब डीपीपी, है ना? अच्छा मैं जवाब दे दिया करो, कहाँ मिलेगा? खैर चलिए, आगे हम बढ़ते हैं आज, और इक्विलिब्रियम पर बेस्ड सवाल कर रहे थे। एक और क्वेश्चन ऐसे दिमाग में आ गया, कर ही देते हैं। ये है कि फाइंड द टेंशन वायर at it at its find the tension in the wire at its, और ये आपको टू, है ना, weight of wire W and is uniformly distributed, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका वेट W है। लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन नहीं, क्या करेंगे कि लोएस्ट पॉइंट से इस भाग में बांटना है, जहां पर टेंशन निकालना है वहां से पूरे फिगर को 2 पार्ट में बांट दो। फायदा क्या हो? बड़ा वाला पार्ट था, लोएस्ट पॉइंट पे जाके बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है, और यहाँ पर इसका टेंस एंगल बना रहा है थीटा। डब्ल्यू है, यहाँ पर टेंशन एस मान एस, और यहाँ का टेंशन टी डालना है। और इधर अब यहाँ सिमेट्रिकली नहीं है, पिछले सवाल में जो हम लोग किए थे वो एकदम
सिमेट्रिकली रखा हुआ था, तो जो लोएस्ट पॉइंट था वो बीच में, आधा का वजन W/2 था। केवल आधे का फिगर बनाने से काम चल गया। लेकिन अब ये आधा और ये आधा तो है नहीं, फिर अलग-अलग वेट होगा। इसका W1 मान लेते हैं, और जो दूसरा बच गया उसका भी फिगर बनाते हैं। है ना? ये है। इसका भी फिगर डबल डैश मान, थोड़ा समझो इसको। है ना? और ये एंगल जो है दे रखा है हमको वन, डबल डैश कॉस टू साइन टू W, और इधर W। यहाँ तो यहाँ भी टेंशन वाले पोर्शन बनाए, बॉडी डायग्राम ना आया कि कॉस का वन बराबर भी डैश, और यहाँ पर टी डबल डैश कॉस थीटा वन, ये कॉस का एक इक्वेशन ही आ गया। दोनों को देखिए, टी ये भी टी के बराबर, ये भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों पे सेम है। तो क्या हम लोग समझ सकते हैं, टी डैश कॉस वन बराबर डबल डैश कॉस थीटा, ये एक इक्वेशन। अच्छा, ऑल्सो टी डैश साइन थीटा वन बराबर W1, डैश साइन थीटा वन को W1 बैलेंस करेगा, और टी डबल डैश साइन थीटा टू को W2। अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या को, देखिए टी डैश के जगह पे क्या लिखेंगे, डैश के जगह पे लिख दो टी डैश कॉस थीटा वन बाई कॉस थीटा टू इंटू साइन थीटा टू बराबर W। अब हमको W1 या W2 मालूम नहीं है, लेकिन W1 प्लस W2 मालूम है। पूरा का वेट है W, पूरा का वेट W यूज करने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा, अब ना W1 प्लस W2 मिलके W होगा। हिसाब से आप देखो, जोड़ दो, डैश कॉमन करो, यहां साइन थीटा वन, अब प्लस यहां साइन थीटा टू बाई कॉस थीटा टू, टेन थीटा बाई टू, यहाँ हो गया टेन थीटा बाई इन कॉस थीटा, ये दोनों मिलके हो गया W1 प्लस W2। डैश का वैल्यू हमको निकल गया, और टी डैश को किसी एक इक्वेशन से आप लिख सकते, डैश बराबर टी बाई कॉस थीटा, तो टी निकालना है। इस टी डैश के जगह पे यहां से क्या लिख दें, डैश के जगह पे इस वाले इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसको टी बाई कॉस थीटा वन लिख सकते, साइन थीटा वन प्लस टेन थीटा टू कॉस थीटा वन। अब ये कॉस थीटा वन, टेन थीटा वन इन कॉस थीटा वन, टेन थीटा टू कॉस थीटा वन,
एक cos θ1 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो t इंटू tan θ1 प्लस tan θ2 बराबर, और t निकल गया कि निकल गया? कितना आ गया? बस एक, यानी यहाँ से निकल गया अपने इक्वल टू W बाई tan θ1 tan, टेंशन लोएस्ट पॉइंट पे निकल गया कि नहीं? नोट करिए इसको, ठीक है? हाँ, इस तरह की प्रॉब्लम में ये कट करके देखेंगे कि जहाँ पे टेंशन निकालना है जिस पॉइंट पर, वो कट करेंगे तभी ना टेंशन दिखेगा। सोचो, हमको कह रहा है कि वायर के लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन, यहाँ पर टेंशन कैसे निकालेंगे? दोनों को अलग करेंगे तब ना, वाले पोर्शन को ये इधर खींच रहा होगा और इस वाले पोर्शन को ये इधर खींच रहा होगा। यानी ये इस इधर वाले पार्ट को इधर खींच रहा है और ये इधर वाले पार्ट को इधर खींच रहा है, तभी ना टाइट है। जहां पर टेंशन निकालना है, जिस पॉइंट पे टेंशन निकालना है, वहीं से वायर को या स्ट्रिंग हो या रॉड हो उसको अलग करें, वो पार्ट में बांट के फिर उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दें। ठीक है, ध्यान रहे। हो गया, आगे बढ़े। ये सब जो हम लिख रहे हैं सब पीडीएफ में आपको मिल, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। टेलीग्राम बार बार बोलते हैं इसीलिए कि जो नए लोग आए उनको पता रहे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। आज प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। अब हम इस पे चल रहे हैं, बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा ये निकालने पर बात करें। अभी तक जो सवाल कर रहे थे उसमें क्या था कि बॉडी इक्विलिब्रियम में था, बॉडी रेस्ट में था, हाँ, और उस पर हम फोर्स बैलेंस करके निकालना था वो। अब जो हम बात कर रहे हैं उसमें बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है, डायनामिक कंडीशन कैसे निकालें, तो स्टेप्स है इसके लिए, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। पहला स्टेप क्या है? स्टेप वन क्या है? तो द डायरेक्शन ऑफ हर एक बॉडी के एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दिखाई, हर एक बॉडी के एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दिखाओ, पहला स्टेप। तो आपको लग रहा है कि ये बॉडी इधर मूव करेगा या इधर मूव करेगा या ऊपर मूव करेगा या नीचे मूव करेगा, तो भी लग रहा है आपको उस फिगर को देख के, तो आप डायरेक्शन तो द डायरेक्शन ऑफ बनाएंगे तो और पता चलेगा। पहला काम यही करना है। दूसरा, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ, दूसरा काम है फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना। तीसरा काम क्या है? स्टेप, इफ एनी ऑफ द फोर is not along or perpendicular to the acceleration, then break the force
into components using one of ध्यान से पहले लिखते हैं, उसके बाद समझा रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। यूजिंग one of the axis along एक्सेल। क्या हम बोल रहे हैं सुनिए। अब जब एक्सेलरेशन दिखा दिए, एक्सेलरेशन के एलोंग आप मान के चलिए कि एक एक्सिस है, एक्स वाई जेड में से कोई एक एक्सिस आप मान लिए एक्सेलरेशन, यानी हम एक्स एक्सिस, अगर जो फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं उसमें से ऐसा लग रहा है कोई ऐसा फोर्स है तो न तो एक्सेलरेशन के एलोंग है और ना ही एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर, ऐसे जो भी फोर्स होंगे का कंपोनेंट तोड़ना पड़े। कंपोनेंट तोड़ने के लिए एक्सिस चाहिए, एक एक्सिस एक्सेलरेशन के एलोंग लेना है। जब एक एक्सिस एक्सेलरेशन के एलोंग लेंगे, दूसरा एक्सिस परपेंडिकुलर लेंगे कि नहीं, सोचने का बात। अगर कोई फोर्स एक्सेलरेशन के एलोंग या परपेंडिकुलर नहीं है तो उस फोर्स का कंपोनेंट तोड़ना है। एक एक्सिस एक्सेलरेशन के एलोंग मानते, एक ये तीसरा स्टेप, लेकिन तीसरा स्टेप स्किप कर जाएंगे अगर सारा का सारा फोर्स या तो एलोंग है या परपेंडिकुलर है तो। चलिए चौथा स्टेप क्या करा, स्टेप 4 राइट द force equation for each body using Newton's second law। न्यूटन के सेकेंड लॉ का यूज करके फोर्स का इक्वेशन है ना। 4 स्टेप है और 5वां स्टेप भी हम एक लिखें। क्या है 5वां स्टेप? स्टेप 5। ऐसा नहीं कि इक्वेशन लिख के बैठ जाना है, तो जो इक्वेशन आप लिखे फोर्स का इक्वेशन, न्यूटन के सेकेंड लॉ का यूज करके जो फोर्स का इक्वेशन लिखे को सॉल्व करना है और निकाल लेना है। यानी हम लिखेंगे सॉल्व द इक्वेशन एंड गेट द रिजल्ट ये 5 स्टेप न्यूटन्स लॉ के का वो सारा सवाल बनाएगा। एक्सेलरेशन निकाल, बॉडी का एक्सेलरेशन। कुछ सवाल करके इसको समझते हैं। सवाल करेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा। एक बच्चे का कुछ क्वेश्चन है, हम पढ़ लें। ये अपना आईआईटी दिल्ली के नाम से बनाए हुए हैं। बहुत बढ़िया बात है, अगर आप सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो एकदम हमको अच्छा लगा आपका ये आईडी बनाने का तरीका। सर हमको एक स्ट्रेट रोप दी है जो कि हैंग की हुई है वाल से, एंड एक्स डिस्टेंस पर टेंशन निकालना होता है। तो बोला प्रोफाइल बता दीजिए। क्लास आ जाओगे तो यही, तुम इसके पीछे वाला लेक्चर देखो, लेक्चर 3 सब बताते। लेक्चर 3 देख, हैंग का टेंशन। अचानक ना तुम लोग क्लास में आ जाते हो, किसी भी क्लास में घुस, जब तुम किसी क्लास में घुसते हो तो उसके पीछे क्या क्लास हुआ पहले देखोगे ना, एक बार पता चलेगा। ये सब पढ़ा चुके हैं। ये लेक्चर 4 है, आप लेक्चर 3 देखिए। है, आगे बढ़ें। ये 5 स्टेप
न्यूटन्स लॉ के हर एक सवाल को बनाने के लिए आगे इसी में कॉम्प्लिकेशन आएगा तो उसमें और तरीका इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे, बट ये बेसिक यही 5 स्टेप। अब देखिए क्वेश्चन, टेबल पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक का मास है m है, in the given arrangement, the given arrangement string is massless and pulley is fixed. Pulley is fixed. Find the position of each block. यही सवाल है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच। फुल्ली फिक्स है। जी टेस्ट सर, ये लेक्चर कल सुबह तक चलेगा? अरे भाई अभी तो शुरू ही हुआ है, कल सुबह तक नहीं, 12:30 तक। 1.5 घंटा का लेक्चर है। आज थोड़ा लेट भी हम आए थे, 11:10 में, तो लेकिन 12:30 तक चलता। अब देखिए, ये सवाल पे आ जाओ। ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है, तो इसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रिंग मासलेस है। इसका क्या मतलब? कि स्ट्रिंग मासलेस बोल के ये बताना चाह रहा है कि स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे टेंशन, स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे टेंशन। फिर पुल्ली फिक्स का क्या मतलब है? पुल्ली इज फिक्स्ड। देखो ये जो है ना फिक्स्ड है, यानी घूम नहीं रहा है, ये पुल्ली घूम नहीं रहा है, एकदम जाम है ऐसा समझो। उसके ऊपर ये स्ट्रिंग स्लिप कर रहा है। देयर इज नो रोटेशन इन पुल्ली, फिक्स पुल्ली, पुल्ली इज फिक्स्ड। एंड एक और चीज जोड़ लेंगे, पुल्ली इज फिक्स्ड एंड स्मूथ। तब है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ। स्मूथ बोलने का मतलब हुआ जब ये स्ट्रिंग इस पुल्ली के ऊपर स्लिप कर रहा है तो उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन क्या करेगा? फ्रिक्शन रहेगा तो अपोज करेगा, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो हम अभी जो भी सवाल कर रहे हैं वो एकदम आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन स्ट्रिंग मासलेस, फुल्ली फिक्स और स्मूथ। अगर ऐसा सवाल में दिया रहे तो रस्सी के हर एक पॉइंट पे सेम टेंशन, इसीलिए ये कहानी लिखा हुआ। अब स्मूथ और फ्रिक्शन होने से क्या होगा कि जब हम फ्रिक्शन पढ़ाएंगे तो ज्यादा आप समझ पाइए। अभी केवल आप ये समझ के चलिए कि अगर हमको मासलेस स्ट्रिंग दिया हुआ है, फुल्ली फिक्स दिया हुआ है, स्मूथ दिया हुआ है, तो स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम लेना। चलिए अलग अलग बॉडी का एक्सेलरेशन दिखाएं। पहला स्टेप क्या था? एक्सेलरेशन दिखा। ओबियस है कि आप ऐसे ही एक्सेलरेशन दिखा, और जितना एक्सेलरेशन से ये आगे जाएगा उतना ही एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा। धागा से बंधा हुआ है, अलग अलग तो चल नहीं सकता है, साथ ही चलेगा। ये भी ए से नीचे आएगा। हमको ये उम्मीद है कि हर बच्चा इतना चीज तो अनुमान लगा ही सकता है, ये नीचे गिरेगा और ये आगे जाएगा, और दोनों का एक्सेलरेशन। अच्छा एक चीज और लिख दें यहां पर, फॉर एजम्पशन, ब्लॉक और सरफेस के बीच में बात को कैसे लिखते हैं? एज्यूम एज्यूम देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक M1 एंड सरफेस, ये भी मानना है।
कोई फ्रिक्शन नहीं है, यानी कोई फोर्स अपोज करने वाला नहीं है। ये तत्काल समझना है अपने। हर जगह सवाल में ये लिखा रहेगा कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, समझ लेना है कि कोई अपोज करने वाला, माने सरफेस किसी तरह से अपोज नहीं कर रहा है, ये मान के चल। अब चलिए ये सब लिखने के बाद हम स्टेप 1 क्या था, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दिखा दो, दिखा दिया। दूसरा स्टेप क्या है कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और M1 और M1 बॉडी डायग्राम क्या है, नॉर्मल फोर्स लगाया, सरफेस लगाया नॉर्मल फोर्स, अपना वेट M1G रस्सी से बंधा हुआ है, टेंशन खींच रहा होगा, रस्सी में टेंशन T और साथ साथ एक्सप्रेशन A। बोलो दूसरा M2 का बात करें, फॉर M2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ जी। M2 पे क्या है, ये सब हम लोग इससे पहले ही सीखे। भाई टेंशन हमेशा खींचता है, M2 पे टेंशन पर, M2 की नीचे और एक्सेलरेशन ए भी। अब खुद आप बताइए, यहां पर कोई ऐसा फोर्स दिख रहा है जो एक्सेलरेशन के एलोंग या परपेंडिकुलर ना हो? तो कहेंगे अच्छा चेक कर लेते हैं, टी तो एलोंग है, एन और M1G एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है। यहां आ जाए, टी और M2G एक्सेलरेशन के एलोंग है, यानी ऐसा कोई फोर्स यहां नहीं मिल रहा है क्योंकि तो एक्सेलरेशन के एलोंग या परपेंडिकुलर ना हो। सब का सब या तो एलोंग है या परपेंडिकुलर। तीसरे स्टेप की जरूरत नहीं है, तो तीसरा स्टेप को स्किप, चौथा में चलिए। चौथा स्टेप क्या कह रहा है भाई? चौथा स्टेप कह रहा है न्यूटन्स लॉ का यूज करके फोर्स का इक्वेशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन एंड नेट फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है? टी। एन और mg तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर फोर्स का कोई असर एक्सेलरेशन पे नहीं होगा। जो फोर्स एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है का कोई रोल नहीं। और ऐसे भी आपको पता है एक्सेलरेशन के एलोंग फोर्स चाहिए, तो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर फोर्स का एक्सेलरेशन के एलोंग तो कंपोनेंट होगा ही नहीं। फोर्स का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होता है। ये बात तो हम लोग वेक्टर से करते आ रहे हैं। क्या होगा भाई? यहां पर एक्सेलरेशन के अलोंग केवल टी है, टी बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन यानी m1a, ये एक इक्वेशन हुआ। और यहां एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है? m2g, और टी उसका अपोज कर रहा है। आप इस तरह का इक्वेशन लिखना भी सीखे हैं, m2g माइनस बराबर m2a। बोलो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नेट फोर्स, जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है वो सपोर्ट में है, और जो एक्सेलरेशन के अपोजिट है वो अपोज में है। तो सपोर्ट करने वाला को अपोज से माइनस कर दो तो नेट नीचे बच गया। नेट नीचे ही क्यों लिए? क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे था, तो नेट फोर्स भी हमारा नीचे होना चाहिए। m2g माइनस टी बराबर m2a। ये दूसरा इक्वेशन हुआ। चौथा स्टेप हो गया। ये तो चौथा स्टेप था कि न्यूटन के सेकेंड लॉ का यूज करके फोर्स का इक्वेशन लिख क्या। अब सॉल्व करना है। सॉल्व करने में तो आप एक्सपर्ट हैं भाई, एक्सेलरेशन निकालना है, टी को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ प्लस टी है, यहाँ माइनस टी है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करो, और माइनस 2 कट गया, बचा क्या? m2g बराबर m1 प्लस m2a, और यहाँ से a बराबर हो गया m2 बाई 1 प्लस। मतलब देखिए सवाल बहुत आसान है, लेकिन हम इसलिए इसको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं
क्योंकि ये आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा कि आगे क्या करना है, कैसे बड़े सवाल को बनाएंगे, छोटे सवाल को बनाने में क्या एक्शन है, क्या दिमाग रखना है, कैसे रखना है, क्या करना है, बेसिक चीजें क्या है, वो जब तक आपका क्लियर नहीं होगा आप बड़े सवाल नहीं बना। तो अब क्या क्या हम कर रहे हैं एकदम दिमाग में क्लियर करिए। ठीक है? ठीक है, सही है ना? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो, और क्वेश्चन ले रहे हैं ये। एक ब्लॉक है, इसका मास है m, पूरा ब्लॉक है, इसका मास है ना? क्वेश्चन है कि फाइंड द, तो जो कंडीशन हम लिखे वो यहाँ भी लिख रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं पता कि एटूड, एट एटूड। वो क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन अरेंजमेंट, इन द गिवन अरेंजमेंट थिंग इज massless, Lee is fixed, and there is no friction, there is no friction between spring and push. Find the acceleration of each. सवाल है, find the acceleration of block, प्रत्येक ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकाल। ये अगर ए एक्सेलरेशन से क्या रहा है, ये उसी ए एक्सेलरेशन से, डाउट है क्या? मतलब हम m2 को बड़ा मान रहे हैं ना, ये मान के चल रहे हैं कि m बड़ा है, आपको नौ दुलिक होगी, बड़ा है m, तो भारी है वही ना नीचे गिरेगा और हल्का वाला ऊपर जाए। ये तो आप एकदम कॉमन सेंस से अंदाज लगा सकते हैं कि ये क्या है। बोलिए, अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का बारी है। बार बार अलग बनाएंगे यही नहीं बना दें, अब थोड़ा शॉर्टकट में दिमाग लगाओ। m1 का बना रहे हैं, टेंशन टी ऊपर 1g, और इसका बना रहे हैं टेंशन टी ऊपर और m2। बोलो, अलग से एक बार दिखाई देते हैं। m1 जो है और m, टेंशन टी ऊपर, प्रेशन ऊपर की तरफ, और फॉर m2, m2 के टेंशन टी है, ये क्या एक्सेलरेशन, फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। तो भी फोर्स है वो एक्सेलरेशन के एलोंग है, ऐसा तो कोई फोर्स है नहीं जो एक्सेलरेशन के एलोंग या परपेंडिकुलर ना हो। यहाँ भी थर्ड स्टेप को स्किप करना है और चौथे स्टेप में फोर्स का इक्वेशन लिखना है। बताइए, एक्सेलरेशन ऊपर है, नेट फोर्स ऊपर होगा, ऊपर कितना है टी, अपोज कितना से कर रहा है m1 जी से, माइनस बराबर m1 हुआ कि नहीं?
इस ब्लॉक के लिए क्या लिखेंगे? इस ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन नीचे है, नेट फोर्स नीचे हुआ, m2g अपोज कर रहा है t, यहाँ क्या लिखेंगे? m2 माइनस बराबर m, ये इक्वेशन 2 हुआ कि नहीं हुआ? समझ रहे हैं बात को? यहाँ पर t माइनस m1g और यहाँ पर m2g माइनस t लिख रहे हैं। ये सब डिसाइड हो रहा है एक्सेलरेशन डायरेक्शन के लिए। आपको हम सब स्टेप्स में लिखाए। सबसे पहला काम है, जैसा लग रहा है आपको वैसे आप एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दिखा दो, है ना? तो पहला स्टेप हमने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दिखा। अब फर्स्ट को सेकेंड से जोड़ दो, प्लस टी और माइनस टी कट जाएगा, बचा कितना? m2g माइनस m1g बराबर m1 प्लस m2a, और यहाँ पर एक्सेलरेशन हो गया m2 माइनस m1g बाई 1 प्लस, बताओ m1 प्लस m, ठीक है? चलिए, कुछ लोग आंसर भी निकाल रहा है, अच्छा बात है। हो गया ना? इस तरह से एक्सेलरेशन निकाल दिए। में हमको ना एटूड मशीन में जो स्ट्रिंग लगा हुआ है उसमें टेंशन भी निकालना है। ये भी इस सवाल में कवर करना है, क्योंकि तो एज ए फॉर्मूला हम आगे यूज, थोड़ा सा इसको छोटा कर रहे हैं, इधर शिफ्ट और आगे लिख रहे हैं इस बार। टेंशन ऑफ एटूड एटूड टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ एटूड। तो एक्सेलरेशन निकला है, उसको एक फ्रॉम इक्वेशन माइनस m1g बराबर 1, और a के जगह पर कितना? माइनस 1 बाई प्लस, है ना? एक जगह कर दोगे आ जाएगा प्लस m बाई 1 प्लस m, करके देख लीजिए। एक तरफ m1g को इधर भेज दो, m1g और m1g कट जाएगा, बचेगा 1। देख लो ना यार सॉल्व करके, m1 बाई m1 प्लस m2, चेक कर लीजिए। है शॉर्ट टाइम के सॉल्व कर सकते, हाँ बहुत शॉर्ट टाइम में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले बेसिक तरीका से। और ये सब सवाल क्या, इससे बड़ा बड़ा सवाल एक लाइन में सॉल्व करना भी सीख, लेकिन पहले आप इसको का जो बेसिक तरीका है उसको सीखना जरूरी है। अब आपको शॉर्टकट भी बता, है ना? ना हड़बड़ी में रहने से नहीं चलेगा काम, शॉर्टकट बताएंगे लेकिन धैर्य रखना होगा, तब इसका शॉर्टकट आप सीख। तो जो सवाल बना रहे हैं ना, इसको देखते ही आंसर ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तरीका है। लेकिन पहले हम फोर्स का एप्लीकेशन, न्यूटन्स लॉ पढ़े, उसका एप्लीकेशन करना तो सीखना है अच्छे से, अब ना शॉर्टकट में बनाओगे सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और क्वेश्चन अगर हम लेते
ये तीन क्वेश्चन है, द गिवन अरेंजमेंट आर massless are massless or mass is fixed and fixed and है. Find the acceleration of each block. Find the acceleration of each block. Find the acceleration of block and in the string between 3 kg and kg. Tension in the string between 3 kg and ये कहानी है, कैसे बनाएंगे? तो इसको भी पहला काम वही है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन. इधर 3 केजी और 2 केजी दोनों मिलके ज्यादा वजन है ना, इससे इधर ही चलेगा. ये 3 और 2 मिलके इधर चलेगा. केजी का भी एक्सेलरेशन नीचे ए और 2 केजी का भी एक्सेलरेशन ए नीचे और 4 केजी वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन. पहला स्टेप था एक्सेलरेशन का डायरेक्शन. जो लोग इस सवाल को एक लाइन में बनाना चाहता है वो भी हम बताएंगे, एक लाइन में ये सवाल बनेगा. लेकिन पहले हम न्यूटन्स लॉ का एप्लीकेशन समझ रहे हैं, ये बेसिक मेथड से. जब आप बेसिक मेथड सीख जाइएगा, सवाल को कैसे भी प्ले कर सकते हैं. लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है बेसिक. रट के सवाल नहीं बनाया जा सकता, समझ के बनाया जा सकता. आप बेसिक सीखे रहेंगे तो ट्रिक भी आप आसानी से समझ पाएंगे. अदरवाइज केवल ट्रिक रटते रह जाएंगे, कैसे बनाना है इस वैसे. देखिए, अलग अलग ब्लॉक के लिए हम बात करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम. और 4 केजी 4G नीचे, वेट टेंशन T ऊपर लगेगा, और एक्सप्रेशन भी ऊपर है. एक्सप्रेशन लिखते चलो, है ना. देखो, ये दूसरा स्टेप फ्री बॉडी डायग्राम. तीसरा स्टेप था कि अगर कोई फोर्स एक्सेलरेशन या उसके एलोंग नहीं हो तब कंपोनेंट तोड़ते हैं फोर्स. यहाँ तो ऐसा कंडीशन. इक्वेशन लिखेंगे. चौथा स्टेप, एक्सेलरेशन ऊपर है तो नेट फोर्स ऊपर हुआ. क्या लिखेंगे भाई? हो गए -4G बराबर 4A. नंबर 1 है. अब हम बात कर रहे हैं फॉर 3 केजी ब्लॉक. 3 केजी ब्लॉक के लिए बात कर रहे हैं. तो आप देखिए पर कहाँ कहाँ फोर्स लग रहा है. 3, एक तो इस वाले धागा में हर जगह टेंशन T है कि यहाँ T माने हैं तो यहाँ भी T होगा. 3 केजी ब्लॉक पे धागा सेम है कि सेम धागे में हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम होना है. यहाँ भी, लेकिन एक धागा इधर भी इसको खींच रहा है. धागा भी तो है कि 3 केजी ब्लॉक को नीचे खींचेगा और 2 केजी ब्लॉक को ऊपर खींचेगा. नीचे वाला धागा सबको खींचता है ना, तो ये धागा ऊपर वाले ब्लॉक को नीचे खींचेगा
और नीचे वाले ब्लॉक को ऊपर खींचेगा, लेकिन धागा बदल गया, स्ट्रिंग बदल गया, टेंशन भी बदल गया। एक स्ट्रिंग में हम बोल रहे हैं हर जगह टेंशन, लेकिन स्ट्रिंग ही बदल जाएगा, टेंशन भी बदल जाएगा। और उस लिहाज से यहाँ पे टेंशन का गैस एक, अब +3 kg का वजन भी इधर ही लग रहा होगा, 3g, और एक्सेलरेशन इस बार नीचे है, एक्सेलरेशन इस बार नीचे है की तरफ है। इक्वेशन क्या लिखेंगे आप खुद? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नेट फोर्स, ध्यान देना, डैश प्लस 3g माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन यानी 3a। ये दूसरा इक्वेशन हुआ कि नहीं हुआ? और ये सब जो हम टेंशन लगा रहे हैं कि इसमें ऊपर लग गया, इधर नीचे लग गया, ये सब आप अगर पहला क्लास देख रहे हैं तो हो सकता है आपको अजीब लगे। आप न्यूटन्स लॉ का लेक्चर 1 देखिए, 2, अब लेक्चर 4 को समझ। 3 लेक्चर ऑलरेडी हो गया है, जो लोग भी हमारा लेक्चर पहली बार देख रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना? तो बच्चा आंसर बताया है, क्या बताया है जी? आईआईटी दिल्ली के नाम से अपना आईडी बना रखे हैं। इनका कहना है एक्सेलरेशन 10/9। चलिए तो चेक करते हैं कि एक्सेलरेशन 10/9 है कि नहीं। चलो तीसरा एक और रह गया, 3 kg ब्लॉक के बाद 2 kg ब्लॉक। इधर लिख दें क्या फॉर 2 kg ब्लॉक? इधर आंसर करते हैं, ये सवाल का पार्ट हुआ। इधर अपना सवाल था फॉर kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या होगा? 2 kg, 2 kg में इधर तो टेंशन टी डैश लग रहा है, इस पर ऊपर नीचे, इसको नीचे वाला स्ट्रिंग ही तो फोर्स लगा रहा होगा, टी डैश ऊपर। 2 kg ब्लॉक को स्ट्रिंग किधर खींचेगा? ऊपर खींचेगा। और इसका जो वजन है 2g वो नीचे, और एक्सेलरेशन ए भी नीचे, तो क्या लिखेंगे? माइनस डैश बराबर 2 नंबर, और तीनों इक्वेशन को जोड़ो तो माइनस टी डैश प्लस टी, माइनस टी प्लस टी, सब कट जाएगा। एक जगह अगर हम लोग इसको चाहें कैसे लिख, अब फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, तीनों इक्वेशन को जोड़, माइनस टी डैश से प्लस टी डैश कट जाएगा और माइनस टी प्लस टी कट जाएगा, बचेगा क्या? टी 3g 5g या माइनस 5g माइनस 4g बराबर 2a 3a 5a और 4a 9a, यानी एक्सेलरेशन बराबर 10/9, बिल्कुल सही बात है, 10/9 मीटर पर सेकेंड, है ना? और टी डैश निकालना है, थर्ड इक्वेशन में ए का वैल्यू पुट करेंगे तो टी डैश निकल जाएगा। कैसे? इधर लिख दे रहे हैं। अब के बाद हम लोग इधर लिखे, और इसके बाद आगे यहाँ फॉर्म थर्ड, थर्ड से देखो जी, टी माइनस डैश बराबर 10/9, डैश बराबर माइनस 20/9, तो 60/9 है। को टेंशन भी निकल गया। इस तरह से आसानी से हम सवाल है, एक एक स्टेप करते चल, एकदम बेसिक मेथड से बना रहे हैं, है ना? आगे ये सब सवाल बनाने का तुरंत बड़ा तरीका हम बताएंगे, पहले ये आगे बढ़ जाएं। ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा, घबराना नहीं, क्या रहे हैं अभी। अब देखिए आगे,
एक इंक्लाइन प्लेन है, क्या इन और यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, का मास m, ब्लॉक इज ब्लॉक इज increasing from the from the increasing on a smooth inclined plane. Find its acceleration. क्या acceleration क्या है? Find its acceleration. तो ये स्मूथ सरफेस है, कहीं कोई अपोज कर नहीं रहा, कि जब भी गिरेगा तो इधर गिरेगा, ये एक्सेलरेशन गिरेगा कि नहीं गिरेगा बोलो। अब इस पर जो भी फोर्स है वो दिखा देते। एक तो इसका वजन है लगा, नॉर्मल है ना। तो एन जो है ये एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर से तो कोई मतलब नहीं। दूसरा फोर्स जो ये mg है ना, ये ना तो एलोंग है और ना ही परपेंडिकुलर। जहां फोर्स ना तो एलोंग हो ना ही परपेंडिकुलर, तीसरे स्टेप की जरूरत पड़ेगी। तीसरे स्टेप में हम क्या बताए, फोर्स का कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा, एक्सेलरेशन के एलोंग एक्सिस मानते हुए, एक्सेलरेशन के एलोंग एक्सिस, एक एक्सिस एक्सिस है, एक एक्सिस लो, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस, फिर ये थीटा, mg का दो कंपोनेंट हुआ, इधर m cos थीटा और इधर mg sin थीटा। अब इस बात को याद रखने में ही फायदा है, अगर इंक्लिनेशन थीटा है, along द इंक्लाइन mg sin थीटा होगा, और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर mg का कंपोनेंट m cos थीटा होगा। और ये बात हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, ये सब बात आपको अगर देखना है तो वेक्टर में जब हम कंपोनेंट तोड़ना सिखाए होंगे, वहां पर mg का कंपोनेंट अगर ब्लॉक रखा हुआ है तो उस पर है, का कंपोनेंट कैसे तोड़ आ चुके हैं। तो लोग को ऐसा लग रहा है कि mg का कंपोनेंट कैसे अचानक से, तो लोग वेक्टर देख सकता है कि चल रहा है लेक्चर, वेक्टर हुआ है, काइनेमेटिक्स, अब हम लोग न्यूटन्स लॉ, ये mg sin थीटा एक्सेलरेशन की लॉन्ग है और कोई फोर्स है नहीं। तीसरा स्टेप में कंपोनेंट तोड़ दिया, चौथा स्टेप आओ, एक्सेलरेशन के अलोंग नेट फोर्स। तो एक्सेलरेशन के अलोंग नेट फोर्स क्या है, mg sin थीटा, mg sin थीटा बराबर ma कट गया, a बराबर आ गया g sin। तो आगे से याद रखना ये है फ्री फॉल एक्सेलरेशन ऑफ टॉर्क ऑन इंक्लाइन प्लेन, ऑन इंक्लाइन प्लेन, यानी अगर किसी टॉर्क को इंक्लाइन प्लेन पे रखेंगे और कोई अपोज करने वाला नहीं है, मतलब वो फ्रीली गिरेगा, कोई अपोज करने वाला नहीं है मतलब वो फ्रीली गिर रहा है, वो कितने एक्सेलरेशन से गिरेगा, जवाब है जी साइन थीटा। कितने एक्सेलरेशन से गिरेगा, तो जी, है ना, ये बात हुआ।
अब कुछ और सवाल के आधार पे और करेंगे। देखिए, क्या दें? ये 30 डिग्री है, यहाँ पर एक ब्लॉक है 5 के, इधर एक ब्लॉक है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ assume string is massless, fully is fixed, and there is no friction at any at any। बनाइए, बनाइए, बनाइए। क्या होगा ये बताओ? यही काम करना है जो सब करते हैं। मान लो कि ये लग रहा है इधर जाएगा, या किसी को लग रहा है इधर जाएगा। जिसको जिधर लग रहा है बनाइए, लिख दीजिए। अगर जो आपको लग रहा है उसका उल्टा डायरेक्शन में जाएगा, अपने आप एक्सेलरेशन आपको नेगेटिव में, आप जो माने हैं अगर उसके उल्टे डायरेक्शन में जा रहा होगा तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में आंसर आने का मतलब ही है आप जिधर माने हैं उसका उल्टा जा रहा हो। चलिए हम ऐसा मानते हैं कि ये इधर गया एक, जब ये इधर गया तो ये ऊपर जा रहा होगा। अब अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बजाय आप थोड़ा जल्दीबाजी, थोड़ा सा आप एक्सपर्ट बनो, यहीं पर बना दो। 5g sin थीटा, टेंशन टी इधर, टेंशन टी इधर, और इसका 2। देखो यहीं पर हम 5 केजी और 2 केजी का फ्री बॉडी डायग्राम भी बना दिए। आप कहिएगा नॉर्मल और mg cos थीटा नहीं दिखाए, ये नहीं दिखाए कि एक्सेलरेशन निकालने में उसका ज़रूरत है नहीं। निकालना एक्सेलरेशन है, और n और mg cos थीटा एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है, इसका कोई रोल एक्सेलरेशन निकालने में नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि फ्री बॉडी डायग्राम बना के ही सवाल बनाएं। हम सारा फोर्स नहीं भी दिखा सकते, तो फोर्स से हमारा काम चल रहा है, केवल वो दिखा के निकल गए। क्या करना है? आंसर निकालना है हमको। थोड़ा अब आपको एकदम मैच्योर होके बात करना है। मतलब ये है कि आप जब नया-नया अंग्रेजी बोलना सीखते बोलते हैं कि माय नेम इज़ राजेश, हाँ, और जब थोड़ा ज़्यादा अंग्रेजी ज़्यादा सीधे व्हाट इज़ योर नेम? राजेश रंजन। अब माय नेम इज़ बोलने का ज़रूरत पड़ता है, लगता है कि चलो, लेकिन जब नया-नया सीखते थे तो हम पूरा बढ़िया से बोलते, वही चीज़ है। जब नया-नया सीख रहे थे तो सब फ्री बॉडी डायग्राम बना-बना के कर रहे थे। अब थोड़ा एक्सपर्ट हो गए, शॉर्टकट में भी डायग्राम बना के चल सकते हैं। भाई जिस फ़ोर्स का ज़रूरत है वो दिखाया, फ़ोर्स का ज़रूरत नहीं है वो नहीं दिखाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो गया एक्सेलरेशन। 5 केजी के लिए बात करो, और 5, अब हम सीधे 1, 2, 3 स्टेप डायरेक्ट कर दिए। चौथा स्टेप में आ गए, फ़ोर्स का इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। क्या है भाई? 5g sin थीटा, 5g sin थीटा माइनस t बराबर 5, 5g sin थीटा माइनस बराबर, और फॉर 4 केजी अगर हम बात करें, 4 केजी ब्लॉक के लिए बात करें, सॉरी 2, फॉर 2 केजी बात करें, ये क्या होगा कि माइनस 2g,
ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर है, तो क्या लिखोगे इक्वेशन? t माइनस बराबर, ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, अब फर्स्ट प्लस सेकेंड कर दिए, माइनस टी प्लस टी, क्या 5g साइन थीटा क्या है 30 माइनस 10a साइन 31/2 आ गया 5/2g माइनस 2 बराबर 7a और a बराबर 14 है ना, g/40 है ना। तो ये बात हुआ, है ना। सही है, आईआईटी दिल्ली आपका एकदम आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ें, ये बहुत सिंपल तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, इसको और आसानी से करेंगे आने वाले टाइम में हम सवाल को। पहले हम एक बार इस मेथड से और एक आगे बढ़ते हैं। ये एक ब्लॉक है 5 के, और इधर भी एक ब्लॉक है 5, दोनों ब्लॉक 5 केजी का है। लाइन सरफेस ये 37 डिग्री है और ये 53 डिग्री। एज्यूम आइडियल कंडीशन लिख, आइडियल कंडीशन जैसे ही लिख दिए कि आइडियल कंडीशन है, समझ जाना है कि ये स्ट्रिंग मासलेस है, पुल है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये सब मान लिया। आइडियल कंडीशन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, है ना। हम्म, तो कौन किधर जाएगा? ये भी 5 केजी, ये भी 5 केजी, कौन किधर जाएगा? तो इसमें जरूरत नहीं, तो ज्यादा इंक्लाइन हो रहा है, तब जिस तो ज्यादा स्लोप ज्यादा है, ज्यादा उठा हुआ है, ज्यादा गिरेगा आसानी से। तो सोचो यार, इस पर लग रहा है 5 साइन 50 और इस पर लग रहा है 5 साइन 37। यस है कि इधर ज्यादा फोर्स लग रहा है, ये इधर गिरेगा, और इसका एक्सेलरेशन अगर ये इधर है, इसका एक्सेलरेशन ना, टेंशन पर इधर और टेंशन, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पर एक्सप्रेशन निकालने के लिए, ब्लॉक के लिए ए मान लो और इसको और ए इक्वेशन लिखो। इक्वेशन ऊपर है माइनस 5g साइन 37 बराबर 5a और बी के लिए क्या लिखेंगे? ब्लॉक बी के लिए 5 साइन 50 डिग्री, 5g साइन 53 माइनस बराबर 5a 1 है, और फर्स्ट प्लस सेकेंड, आई को टी से घटाओ, साइन 53 कितना 4/5, लिख दो नहीं, 5g साइन 53
माइनस 5g साइन 37 डिग्री बराबर 10a छोड़ दिए। ये 4g और ये 3g साइन 53 4/5 ये 3/5 तो 4g माइनस 3 बराबर 10 ये कितना आ गया g/10 तो 10 ले लेंगे तो कम हो जाएगा। सही है? चार्ज लगा चलो ठीक है ना? इस तरह से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ये सारा एक्सेलरेशन आप निकाल लिए। कुछ सवाल हम देंगे आपको और उस मेथड से पहले आप बनाइए। पहले आप इसी मेथड से बनाइए, मेरा राय है आपको, पहले आप इस मेथड से बनाइए। कि देखिए, आगे फिर आपको ये मेथड करना ही पड़ेगा। कुछ ऐसे कंडीशन में जहाँ अलग-अलग ब्लॉक अलग-अलग एक्सेलरेशन से चल रहा है, वहाँ पर शॉर्टकट काम नहीं आएगा। वहाँ पर आपको ये वाला मेथड लगाना ही होगा। पहले आप ये इस मेथड से बना दो, फिर हम आपको शॉर्टकट मेथड सिखाएँगे, एक लाइन में सवाल बनेगा। तो अभी हम जितना पढ़ा दिए, मेथड को हम बदल नहीं रहे हैं अभी चाहे तो 5 मिनट में दूसरा मेथड बता देंगे। लेकिन जैसे ही हम दूसरा मेथड बताएँगे, आप सारा सवाल उसी से बनाने लगिए, तो बनाइएगा ही नहीं। इसलिए हम आज नहीं बताएँगे। आज हम आपको पहले सवाल देंगे, आप वो सवाल इस मेथड से बनाओ, तरीके से बनाओ बेसिक फ्री बॉडी डायग्राम बना के, फोर्स का इक्वेशन लिख सॉल्व करके, तब आप सवाल बनाइए। आप बनाइए डी पहले डीपीपी तो पैकेज टेलीग्राम ग्रुप पे डाला हुआ है न्यूटन्स लॉ का। न्यूटन्स लॉ का पैकेज टेलीग्राम ग्रुप है, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है और न्यूटन्स लॉ के पैकेज से डीपीपी 4 बनाना है। डीपीपी 4 बना के जब हम अगले क्लास में मिलेंगे, तो फिर हम आपको शॉर्टकट मेथड सिखाएंगे और शॉर्टकट मेथड सीखने के बाद आप फिर से इसी डीपीपी को बनाओगे। फिर ये डीपीपी बनेगा, उसके बाद डीपीपी 3 पर चर्चा करेंगे। यानी जो डीपीपी 3 में जिस कॉन्सेप्ट पे सवाल है, वो करेंगे। वो सब करने के बाद फिर हम लोग डीपीपी 5, 6 है। तो एक-एक स्टेप चलेगा। अगले क्लास में हम इसी सब सवाल को बनाने का आसान तरीका बताएँगे। लेकिन पहले आपको सारा क्वेश्चन पूरा का सारा क्वेश्चन आना है। है? उम्मीद है कि आप मेरी बात समझेंगे, पास करेंगे और सवाल करेंगे। आप अगर हमारी बातों पे विश्वास करके देंगे, निश्चित है कि आप धीरे-धीरे पूरा विश्वास आपको हमारी बात माननी हो है। इसी उम्मीद के साथ आज के क्लास में इतना ही। अगले दिन फिर मिलेंगे। आप सभी पर पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए, हमारे लाइव क्लास में जुड़ने